बनारस के ही एक कोने में बना था मदर टेरेसा हॉस्पिटल। जितनी मानवता इस नाम में थी, उतनी ही इंसानियत इस अस्पताल की हवाओं में। यहाँ वो लोग रहते थे जिन्हें बाहर की दुनिया पागल मान चुकी थी, पर अंदर अब भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को पागल खाने की उन सलाखों वाले कमरों में जाने से बचा लिया जाए। यहाँ ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें इस जिंदगी ने धोखा दिया हो। इसी अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने कमरे की जालीदार खिड़की से हर रोज दो आंखें नीचे हरी घास की कालीन वाले घास के मैदान को ताकती थीं, जहां कहीं बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे होते, तो कहीं कुछ औरतें जो इसी अस्पताल की मरीज थीं अपनी कल्पनाओं की कथा एक दूसरे को सुनाती। सफेद कोट पहने कई डॉक्टर इधर से उधर चहलकदमी करते और दिन में 2 बार अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी डॉक्टर आशुतोष जैन अपनी टीम के साथ राउंड लगाते हुए दिखते थे। इतने किरदारों के बीच भी वह आंखें खाली थीं, इतनी खाली कि अब उनमें आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। इनमें अगर कुछ नजर आता था तो वह थी सिर्फ मायूसी और इंतजार जिंदगी के खत्म होने का। ये थी तन्वी। इस अस्पताल में तन्वी 4 महीने पहले आई थी, पर उसे देखकर लगता था मानो वह सालों से यहाँ की मरीज हो। बेजान हो चुके बाल, नूर खो चुका चेहरा और पत्थर की हुई आंखें जो एकटक देखती थीं। अस्पताल की हल्के नीले रंग की वर्दी पहने वह हमेशा अपनी व्हीलचेयर पर बैठी रहती। वर्दी पर लिखा था 131। बस अब यही उसकी पहचान थी। कभी जिंदगी के हर पल को दिल से जीने वाली तन्वी आज मौत का इंतजार करती पेशेंट नंबर 131 बन गई थी। 131, इस नंबर को जोर से पुकारते हुए किसी ने दरवाजे से तन्वी की तरफ एक कंबल फेंका। तन्वी अपने नंबर को सुनकर पलटी तो वो औरत तन्वी की ओर ही आ रही थी। तन्वी के पास आकर उस औरत ने कहा, देखो वार्डन मैम ने 3 बजे सबको नीचे आने को कहा है। वैसे तो तुमको कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आ जाना, नहीं तो बाद में वार्डन मैडम हम ही को कहेंगी, लेने आएंगे तुमको, कहीं चली मत जाना। सुना है कि कोई खास आ रहा है। इतना कहकर रमा जो यहाँ की आया थी चली गई और तन्वी वापस खिड़की से नीचे ताकने लगी। बनारस शहर का रेलवे स्टेशन, यहाँ रोज की तरह लोगों की भीड़ थी। कई लोग बनारस आते थे, कोई भोलेनाथ को महसूस करने, तो कोई घाटों पर मिलने वाले सुकून को। इसलिए यहाँ के स्टेशन पर अक्सर भीड़ रहती। गाड़ी नंबर 05956 कानपुर से बनारस आने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस अपने समय से 2 घंटे देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आकर सुस्ताने लगी। एक बड़ी भीड़ के निकल जाने के बाद एक बैग फेंका गया और उसके बाद ट्रेन से उतरा उसे फेंकने वाला वो लड़का। देखने से उम्र 25-26 साल मालूम हो रही थी। रंगोरा कद करीबन 5 फुट 7 इंच, कसा हुआ शरीर जिस पर सफेद रंग की शर्ट नीले रंग की जीन्स के साथ एकदम फिट बैठ रही थी। सफर की वजह से बाल उसके माथे तक बिखर गए थे और सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जो बैग उसने नीचे फेंका था उसे एक हाथ में उठाया और उसके कंधे पर एक और टूरिस्ट बैग लेकर वह आगे बढ़ा। सफर से इतना थक चुका था कि थकान अब आंखों में नींद बन चुकी थी। उसने दुकान से एक ठंडे पानी की बोतल खरीदकर कुछ पानी पिया और बचे हुए से मुंह धो लिया। इसके बाद जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकला तो ऑटो वाले की भीड़ ने उसे घेर लिया। सस्ते में छोड़ेंगे, जल्दी छोड़ेंगे, यहाँ तक कि पूरा बनारस घुमाएंगे। और इसी तरह तरह के प्रलोभन से ऑटो वाले उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उसने इनमें से एक को चुना और बाकी मधुमक्खी के झुंड की तरह दूसरे ग्राहकों पर टूट पड़ा। हाँ बाबूजी, कहाँ जाना है? टैक्सी वाले ने पूछा। मदर टेरेसा हॉस्पिटल, लड़के ने कहा। मदर टेरेसा ठीक है, 500 रुपया लगेगा, बिना मीटर के चलना है तो बताओ। ठीक है चलो, उसने घड़ी देखते हुए कहा। बस जल्दी पहुंचा दीजिए, ट्रेन वैसे भी 2 घंटे लेट थी, अब और लेट नहीं होना चाहता। ठीक है बाबूजी, बैठिए, कहते हुए ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर दी। ठीक 2 घंटे बाद वो लड़का मदर टेरेसा हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। चल बेटा, अब यही तेरा घर है अगले कुछ दिनों के लिए। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर आया और सीधे डॉक्टर आशुतोष जैन के कमरे में चला गया। कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल के सभी लोग नीचे उसी घास के मैदान पर
तन्वी को भी रमा नीचे ले आई थी, पर तन्वी उन लोगों से अलग हटकर एक किनारे अपनी चेयर पर सर टिकाए दूसरी तरफ देख रही थी। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्टेज पर क्या हो रहा है। और यहाँ डॉक्टर जैन सामने उसी लड़के के साथ थे। पीछे कुछ और भी डॉक्टर बैठे थे और बाकी मरीजों के पास डॉक्टर ने सभी मरीजों को बताते हुए कहा, आप लोगों को पता है आज आपको यहाँ क्यों इकट्ठा किया गया है? नहीं नहीं नहीं, ये बिखरी हुई आवाजें भीड़ में से आने लगीं। अच्छा अच्छा ठीक है। डॉक्टर जैन ने सभी मरीजों को अपने बच्चों के जैसे मानते थे, इसलिए बच्चों की तरह समझाते हुए कहने लगे, हम बताते हैं आपको, इन्हें देख रहे हैं आप? उन्होंने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है इंडिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवेन मिश्रा। ये जितने छोटे लगते हैं, इनके काम उतने ही बड़े हैं। इनकी कम उम्र में भी इनका नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। आप जैसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगी लौटाई शिवेन ने, और अब ये हम सब के साथ कुछ वक्त रुकने वाले हैं। तो सोच क्या रहे हैं आप लोग? तालियों से स्वागत कीजिए अपने इस बनारस में इनका। तालियां बजाते उन सभी लोगों के बीच से निकलकर शिवेन की आंख रुकी तन्वी पर, जो एक कोने में बैठी उससे बेफिक्र पास दाना चुंगती चिड़िया में मन लगाए बैठी थी। शिवेन उसे देखना चाहता था, पर उसका चेहरा शिवेन को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर शिवेन, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? अपने नए दोस्तों से डॉक्टर जैन ने शिवेन से कहा, जिसका ध्यान सिर्फ तन्वी पर था। उसने कहा, बनारस में और इस हॉस्पिटल में मेरा इतना खूबसूरत स्वागत करने के लिए आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर जैन ने जितनी मेरी तारीफ की है, वह मेरे लिए अब एक चुनौती है। कोशिश करूंगा जिस उम्मीद के साथ मुझे यहाँ पर बुलाया गया है उस पर खरा उतर सकूं। आज से आप सबके साथ एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। वादा करता हूँ इसे पूरे दिल से निभाऊंगा। आखिरी के दो लाइनों के बोलते हुए उसकी नज़र खुद ब खुद तन्वी पर रुक गई। इन सब के बाद डॉक्टर जैन शिवेन को अपने साथ ले आए। थैंक यू सो मच शिवेन कि तुम मेरी एक रिक्वेस्ट पर यहाँ आ गए। डॉक्टर जैन ने कहा, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे टीचर हैं और टीचर पर रिक्वेस्ट नहीं, सिर्फ ऑर्डर देना अच्छा लगता है। आपकी बात भला मैं टाल सकता हूँ क्या? अपने लिए ये सब बातें सुनकर डॉक्टर जैन की आंखें नम हो गईं और सीना चौड़ा हो गया। बाय द वे सर, वह पेशेंट कहाँ है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? आप कह रहे थे कि बहुत गंभीर केस है। हाँ शिवेन, बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, इसीलिए मुझे सिर्फ तुम्हारा ध्यान आया। तुमने तो आज तक बहुतों को उनकी ज़िंदगी लौटाई है, उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ तुम लौटा सकते हो। डॉक्टर जैन कह ही रहे थे कि तभी शिवेन की फ़ोन की बेल बजी तो शिवेन बाहर आ गया। जी माँ, हाँ शिवेन बेटा, कब आ रहा है तू घर? तूने कहा था कि तू यहाँ बनारस में ही आने वाला है, कब आएगा तू घर? फोन पर शिवेन ने माँ से कहा, अरे माँ, मैं बनारस आ चुका हूँ। शिवेन की बात को बीच में ही काटते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा अपने शहर में आ गया है तो अपने घर नहीं आएगा? तुझे पता है मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। पूरी दुनिया घूमेगा, बस अपने घर नहीं आएगा। अरे मेरी प्यारी माँ, आप क्यों इतनी फिक्र करती हो? ट्रेन लेट थी इसलिए सीधा हॉस्पिटल आ गया, यहाँ से बस घर ही आऊँगा, पक्का ना? शिवेन की माँ ने बच्चों की तरह पूछा। हाँ ब्यूटीफुल, शिवेन ने जवाब देते हुए जैसे ही ऊपर देखा उसकी नज़र ठहर गई। चेहरा डर और हैरानी के भाव से भर गया। फोन तो हाथ से छूटते छूटते बचा। ओह नो, शिवेन ने हैरत अंगेज होकर कहा और वहां से भागते हुए छत की तरफ आया। जितनी हो सके उतनी तेजी से छत की तरफ भागा, जिसकी मुडेर पर खड़ी थी तन्वी, अपने दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद करके जैसे ही नीचे गिरने वाली थी। उसका एक हाथ पकड़कर शिवेन ने उसे अपनी ओर खींचा। तन्वी मुंडेर से उतरकर जैसे ही पीछे की तरफ गिरने लगी, शिवेन ने उसे अपने हाथों में संभाल लिया। इस बार पहली बार शिवेन और तन्वी की आंखें टकराईं। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तब तक वहां हॉस्पिटल की भीड़ भी आ चुकी थी। शिवेन ने तन्वी को छोड़ा और गुस्से में कहा, क्या था ये? मरने जा रही थी, और क्या मिलेगा मरने से? क्या तुम सिर्फ अकेली हो जिसकी जिंदगी में तकलीफ है? इन सबको देखो, क्या ये बहुत खुश है यहाँ? शिवेन कहते कहते रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि वह तन्वी पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते उसे खुद पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए था। एक गहरी सांस छोड़कर वह कहता है, देखो ये मर जाना किसी बात का सलूशन नहीं है। जैसे ही शिवेन उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है,
तन्वी वहां से बिना कुछ कहे और बिना सिबेन की पूरी बात सुने वहां से चली जाती है, बिल्कुल एक लाश की तरह। सिबेन उसे देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर में लोगों की भीड़ भी छत पर थी। कुछ लोग वहां से आपस में कहते हुए जाते हैं, अरे छोड़ो इसको, इसका तो रोज का है। तभी वहां डॉक्टर जैन आए और बोले, सिबेन। सिबेन मुड़ा और मुस्कुरा दिया। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसे लेकर वो सिबेन के पास आए। यहाँ क्या हुआ था सिबेन? तुम्हारे जाते ही हमको हेडक्वार्टर से फोन आ गया और हम देख ही नहीं पाए। यहाँ क्या हुआ? सिबेन ने कहा, कुछ नहीं सर, बस वो जैसे ही बताने वाला था वैसे ही डॉक्टर जैन के फोन की बेल बजी। फोन उठाकर उन्होंने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनकर डॉक्टर जैन के चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। जी 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 सर, हम अभी निकलते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे सर आपके पास। डॉक्टर जैन ने फोन अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रखा और सेबेन से कहा, जिस केस के लिए तुम्हें बुलाया था हमने, हम खुद तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते थे, पर इस वक्त हमें जाना होगा। हेडक्वार्टर से फोन है, वहां से हम जल्दी ही वापस आकर तुम्हें सब बताएंगे। इतना कहकर डॉक्टर जैन वहां से चले गए। डॉक्टर जैन जा चुके थे, शाम भी हो गई थी। आज पहले ही दिन सेबेन काफी थक चुका था। वो वहां से जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि जो फाइल डॉक्टर जैन अपने साथ लाए थे वो वहीं मुडेर पर रखकर भूल गए थे। उसने वो फाइल उठाई, उस पर लिखा था पेशेंट नंबर 131 तन्वी शर्मा। जाहिर था ये फाइल डॉक्टर जैन सिबेन को ही देने के लिए लाए होंगे। सिबेन समझ गया कि तन्वी ही वो लड़की है जिसके लिए सिबेन को यहाँ बुलाया गया था। उसने फाइल हाथ में ले ली और वहां से चला गया। जाते हुए कॉरिडोर में उसकी नजर सामने तन्वी पर गई, जो अपने कमरे में सो चुकी थी। उसके हाथों को रस्सी से पलंग के सिरे से बांध दिया गया था। ये पहली बार था जब सिबेन ने तन्वी के चेहरे पर कोई भाव देखा था, और वो भी सिर्फ डर का। कुछ पल उसे यही देखने के बाद सिबेन वहां से चला गया। उसने कई ऐसे मरीजों को ठीक किया था, तो जाहिर था ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पर फिर भी तन्वी को देखकर सिबेन को अंदर ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सिबेन अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने घर की घंटी बजाई। सामने से एक 20-21 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। सिबेन को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, माँ, भाई आ गए, और सिबेन के गले लगकर पूरे घर में हलचल पैदा कर दी। अंदर से सिबेन की माँ अनामिका आई। सिबेन को देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। यहीं रुक, अंदर मत आना, कहते हुए वो जल्दी से अंदर गईं। पर माँ, सिबेन थोड़ी हैरानी से अंदर देखने लगा। अंदर से अनामिका हाथों में लाल मिर्च लेकर आई और ऊपर से नीचे तक सिबेन के चारों तरफ घुमाकर उसकी नजर उतारने लगी। सिबेन बस प्यार से उसे खड़े देख रहा था। अरे माँ, अब भी तू इतने दिन घर से बाहर रहा है ना जाने कितनों की नजर लग गई होगी मेरे लाल को। इसके बाद वो सिबेन के गले लग गईं और रोने लगीं। सिबेन के पापा भी वहां आ चुके थे। घर में सबकी आंखें अब नम थीं। आखिर उनका बच्चा पूरे 4 साल बाद ठीक से घर लौटा था। सिबेन ने अनामिका से कहा, माँ, आप क्यों रो रही हो? आप देखो, आपका बेटा वापस आ गया है ना, और अब यहीं रहूंगा जब तक आप चाहो। अनामिका ने सिबेन से अलग हटते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, पक्का? हाँ पक्का, पर एक शर्त पर। माँ से शर्त रखता है नालायक। अनामिका जी ने सिबेन के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, और फिर कुछ पल के लिए सिबेन को ऐसे ही निहारती रहीं। सिबेन भी इतने वक्त बाद अपनी माँ से मिल रहा था। माहौल काफी भावुक हो चुका था, जिसे हल्का करने के लिए सिबेन के पापा आलोक ने कहा, अरे भाई, अकेले ही मिलती रहोगी बेटे से, हमें भी मिलने दोगी? और बच्चा इतने दिन बाद घर आया है, सफर से थका भी तो है, कुछ खिलाओ पिलाओ उसे। रात के 10 बज चुके थे। सिबेन और निधि टीवी के सामने बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। इधर सिबेन की माँ आंखों ही आंखों में आलोक को कोई इशारा कर रही थी, जैसे उन्हें किसी मिशन पर भेजने की तैयारी में हो, जिसके लिए आलोक आंखों ही आंखों में नामंजूरी दिखा रहे थे। पर अनामिका आज किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे से उसने आलोक से कहा, जाइए ना प्लीज, बहुत अच्छे मूड में हैं आप, प्लीज जाके बात कीजिए ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज बहुत अच्छे मूड में है, इसलिए आज नहीं अनु, आलोक ने हिदायत देते हुए कहा। पर आज अनामिका किसी की भी सुनने वाली नहीं थी। अब उसने सिबेन से खुद बात करने का फैसला कर लिया था। आप रहने दीजिए, आपसे ना कुछ नहीं होगा।
आलोक से कहते हुए वो सिवेन की तरफ बढ़ी। मन ही मन उसे भी डर सता रहा था किसी बात का, पर फिर भी अपने चेहरे पर उसने एक आत्मविश्वास से भरा भाव लाकर उस डर को छुपा लिया था। उसे इस तरह सिवेन की तरफ बढ़ते हुए देख निधि के मुंह में आइसक्रीम का चम्मच अटक गया। उसने भी मन ही मन कहा, नहीं माँ, आज नहीं, प्लीज, भाई आज ही घर आए हैं। अनामिका सिबेन के पास मुस्कुराते हुए पहुंची। उसे देखकर सिबेन ने कहा, अरे माँ बैठिए ना। अनामिका अब भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराते देख अब सिबेन को भी समझ जाने लगा कि वो उसके पास क्यों आई थी। उसने संजीदा होते हुए कहा, कुछ कहना था माँ आपको। एक बार को तो अनामिका का आत्मविश्वास हिल सा गया, पर आज वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने बात घुमाते हुए कहा, नहीं कुछ खास नहीं शिबू, बस यही तेरे पास बैठने का मन हुआ तो आ गई। तो बैठिए फिर। अनामिका बैठ गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहना शुरू किया, शिबू, वो तुझे याद है कनक, जो इस कनक चांदनी, ये कौन है माँ? सिबेन ने बिना किसी भाव के आइसक्रीम मुंह में रखते हुए सामने टीवी की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो हर्ष चांदनी की बेटी। तुझे पता है उसका सिलेक्शन मिस इंडिया के सेमीफाइनल में हो गया है। इस बार पक्का फाइनल में पहुंच जाएगी। अनामिका ने और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारकबाद दे दीजिएगा मेरी तरफ से जो भी है। सिबेन ने फिर वैसे ही कहा। अनामिका की फिर से सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं, इसलिए उसने अब आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और सब कुछ एक सांस में कह दिया, सिबेन, वो मैं कह रही थी कि कनक ने तुझे एक इंटरव्यू में देखा था और जब उसे पता चला कि तू उसके पापा के दोस्त का बेटा है तो उसने अपने घर वालों से बताया इस बारे में, और चांदनी जी ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है बेटा। कनक तुझे बहुत पसंद करती है, इससे अच्छा रिश्ता तुझे नहीं मिल सकता बेटा, अगर तू कहे तो। खट, ऐसे ही जोर की आवाज से अनामिका सहित सभी चौंक गए। सिबेन ने आइसक्रीम की कटोरी जोर से मेज पर पटकी और खड़ा होकर वहां से बाहर जाने लगा। तभी अनामिका ने जोर से कहा, रुक जा सिबेन, आज तू ऐसे नहीं जा सकता। आज तुझे बताना ही होगा कि आखिर तू हमें कब तक ऐसी सजा देता रहेगा। तू ऐसे ही भाग नहीं सकता मेरे सवालों से। मुझे लगा था तू आगे बढ़ चुका है उस हादसे से, पर तू तो कोशिश भी नहीं कर रहा है। तुझे देखकर मेरा कलेजा फटने को आता है। पिछले 4 सालों से अनामिका के दिल में भरा दर्द आज बाहर निकल रहा था। उसके दर्द को कम करने के लिए सिबेन ने कहा, माँ मैं खुश हूँ, जो हूँ जैसा हूँ खुश हूँ। हाँ पता है कितना खुश है तू। 4 सालों से बंजारों की तरह दुनिया भर के होटलों में अकेले जिंदगी काट रहा है। इसे खुश रहना नहीं कहते सिबेन बेटा। अब कहीं तो ठहर जा। तू भले ही जिंदगी से भाग ले, पर इस दौड़ में हम उम्र के इस पड़ाव में खड़े होकर तेरा साथ नहीं निभा पाएंगे। मैं हूँ तेरी। तेरे इस हंसते हुए चेहरे में भी अकेलापन, उदासी और आंसू देख लेती हूँ। अब अनामिका की आवाज से कठोरता गायब हो चुकी थी और उसकी जगह बेबसी ने ले ली थी। वो सिबेन के पास आई और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि तेरी फिक्र कर सकूं? क्या तू मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं माँ, आई एम सॉरी, पर अब मैं किसी की भी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता। प्यार एक बार किया जाता है माँ, और मैं अपने हिस्से का प्यार भी कर चुका हूँ, और जिस रिश्ते में प्यार ना हो उसे जोड़ने का अंजाम भी देख चुका हूँ। सिबेन की भरी आंखों के छलकने से पहले ही उसने अपने आंसू रोक लिए और माँ का हाथ गाल से हटाकर पलट गया ताकि कहीं कमजोर ना पड़ जाए। कुछ ही पल में सिबेन बिना मुड़े बाहर चला गया। उसे रोकने के लिए अनामिका उसके पीछे भागी, पर आलोक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आज के लिए बहुत हो गया अनामिका, अब जाने दो उसे। अनामिका ने आलोक के सीने पर सर रखते हुए कहा, किसकी नजर लग गई है हमारे बच्चे को? आलोक, मुझसे उसकी यह हालत नहीं देखी जाती। क्या करूं? माँ हूँ मैं, कैसे बेटे के दर्द को उसकी खुशी मानकर तसल्ली कर लूं? अस्सी घाट की सीढ़ियों पर बैठा सिबेन चुपचाप सामने पानी को देख रहा था, जो सामने से तो शांत और खूबसूरत दिख रहा था, पर उसकी गहराई में क्या था ये किसी को नहीं पता। ऐसी ही तो थी सिबेन की जिंदगी, बाहर से एकदम खूबसूरत पर अंदर से बिल्कुल बिखरी हुई। अचानक बीते कल की कुछ बिखरी हुई आवाजों ने सिबेन को घेर लिया। क्यों भाई सिबेन, एक रात भी नहीं संभाल पाए? अरे ऐसा क्या कह दिया तुमने कि पहली रात ही भाभी छोड़कर भाग गई? देखो देखो, ये बही है ना सिवा, सुना है इसकी बीवी भाग गई। हाँ हाँ हाँ, निकल गई सारी गुंडागर्दी, इसके साथ रहेगा भी कौन?
कौन? मुझे तो पहले ही पता था इसने डरा धमकाकर शादी कर ली होगी। क्यों सिबेन? पहली रात ही बीबी भाग गई। जानता है ऐसा किसके साथ होता है? जो नामर्द। बस। सिबेन ने जोर से अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया, नहीं हूं मैं कुछ भी, इनमें से नहीं किया था मैंने कुछ भी, नहीं हूं मैं। उसने आंखें खोलीं तो आसपास कोई नहीं था। आंखों से आंसू बहकर गालों पर गिर चुके थे। उसने आंखें मूंदी और वहीं घाट की सीढ़ियों पर लेट गया। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह ही सिबेन की आंख खुली तो घर जाने के बजाय वो सीधा हॉस्पिटल ही चला गया। यहाँ उसे ऑफिशियली एक क्वार्टर मिला था जिसमें उसने अपने साथ लाया हुआ कुछ जरूरी सामान कल ही छोड़ दिया था। कुछ ही देर में सिबेन यहीं से तैयार होकर अपने केबिन में चला गया। रात की बातें अब भी उसके दिमाग से उतरी नहीं थीं। सुबह के 7 बजे थे और सिबेन के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो खुद को कहीं व्यस्त रखना चाहता था जिससे उसे कल रात की कोई भी बात या अतीत की कोई भी याद परेशान ना कर सके। तभी उसे तन्वी का ख्याल आया, पर इस वक्त तो वो शायद उठी ही नहीं होगी। ये सोचकर वो उससे मिलने भी नहीं गया। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास रखी तन्वी की फाइल पर गई जिसे कल उसने यहीं छोड़ दिया था। वो उसे लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया और पहला पन्ना खोला जिस पर तन्वी का परिचय था। नाम तन्वी शर्मा, स्थानीय निवासी, प्रयागराज शहर में उपस्थिति पिछले 2 साल से, बीमारी, बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करना। सिबेन ने पन्ना पलटा। यहाँ से तन्वी के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। तन्वी शर्मा मूलतः प्रयागराज निवासी है। 2 साल पहले बनारस आई। 1 साल पहले तन्वी की शादी होने वाली थी, पर शादी से 1 दिन पहले तन्वी का अपने मंगेतर के साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनके मंगेतर की जान चली गई। तन्वी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं अपनी सुध-बुध खो बैठी। तभी वहां से गुजरते हुए कुछ लड़कों ने तन्वी की मदद करने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने तन्वी के मंगेतर की लाश को छूने की कोशिश की, तन्वी जोर जोर से शोर मचाने लगी, खुद पर से काबू खो बैठी। इनकी ये हालत देखकर वो लड़के वहां से चले गए। बाद में लड़कों ने अपने बयान में दर्ज कराया कि वो आसपास से मदद लेने गए थे, पर वापस आने पर उन्हें तन्वी वहां कहीं नहीं दिखी। कुछ दिनों बाद तन्वी के घर वालों ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने तन्वी और उसके होने वाले पति पर हमला किया। इतना ही नहीं, तन्वी के साथ कई बार दरिंदगी करने के बाद उसके मंगेतर की हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही शुरू की और 2 दिन में कुछ लड़कों को पकड़ा जिनके फोन की लोकेशन हादसे वाले दिन उसी जगह थी। पर तन्वी को जब शिनाख्त के लिए उनके सामने खड़ा किया गया तो उनमें से 2 को देखकर वो बुरी तरह डर गई और शोर मचाने लगी। उन दोनों लड़कों ने बताया कि उन्हीं ने अपने साथियों के साथ मिलकर तन्वी की मदद करने की कोशिश की थी, इसीलिए उनकी लोकेशन मैच हो रही थी। इसके अलावा तन्वी की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये साबित हो कि उसके साथ कुछ गलत किया गया है। समय के साथ ये केस उलझता गया। शहर के एक मिनिस्टर के बेटे का नाम भी इसमें शामिल होने की वजह से तन्वी पर पैसे ऐंठने के लिए, ये सब जानबूझकर करने के लिए मानहानि का केस दर्ज हो गया। कुछ वक्त बाद तन्वी की नानी की भी मृत्यु से बुरी तरह टूट गई थी और इसके बाद उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की जिसके लिए उसे यहाँ लाया गया। सिबेन ने फाइल बंद कर दी। तन्वी का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अब तक 10 बज चुके थे। मन हुआ एक बार तन्वी को देख लें कि अब कैसी है, जिसके लिए वो बाहर बगीचे में आया क्योंकि अब तक सारे मरीजों को नीचे लाया जा चुका होता था। बगीचे में सिबेन अभी आया ही था कि उसने देखा तन्वी ने सामने लगी गुलाब की उस डाली को जोर से अपने हाथों में कस रखा था। खून उसके हाथों से रिस रिस कर नीचे जमीन पर गिर रहा था। तन्वी जोर से चिल्लाते हुए सिबेन दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपने रूमाल से उसके हाथों को झुककर पोंछने लगा। क्या है ये तन्वी? क्यों किया तुमने ये सब? अब क्या हुआ बताओ? देखो कितना खून बह रहा है। सिबेन तन्वी के पैरों के पास बैठा उसके हाथों का खून पोंछ रहा था। इतना कहते कहते उसने गुस्से में जैसे ही तन्वी की तरफ देखा तो वो अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसने नर्स और एक वार्ड बॉय को बुलाकर तन्वी उसके कमरे में ले जाने को और उसकी पट्टी करने को कहा।
कुछ वक्त बाद सिवेन खुद तन्वी को देखने गया। वो अब भी सो रही थी। सिवेन उसके पास गया। सिवेन ने जब से तन्वी को देखा था तब से तन्वी के चेहरे पर हमेशा उसकी नजरें आकर रुक जाती थीं, जैसे कुछ ढूंढता हो वो इस चेहरे में। सिवेन ने तन्वी का हाथ कलाई से पकड़ा और उसकी नब्ज देखने लगा। तन्वी के सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। ना चाहते हुए भी सिवेन का हाथ उन्हें समेटने के लिए बढ़ गया। उसने सारे बालों को एक तरफ हटा दिया, पर चेहरे पर उंगलियों के फिरने से तन्वी की नींद झटके से खुल गई। उसने अधखुली आंखों से देखा तो सामने सिवेन खड़ा था। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि सिवेन ने उसका हाथ पकड़ा है। ये समझते ही वो झटके से उठ बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिवेन इससे पहले उसे संभाल पाता, वहां अस्पताल के कई लोग आ गए। सिवेन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलत किया है। तन्वी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। उसे इस हालत में देखकर कई नर्स और वार्ड बॉयज अंदर आकर उसे रोकने की नाकाम कोशिश में शामिल हो गए। इतना सब होने पर भी सिवेन ने अब तक तन्वी का हाथ वैसे ही पकड़ रखा था, जिस वजह से तन्वी की हालत बिगड़ती जा रही थी। सिवेन को जब कुछ समझ में नहीं आया तब उसने वहां मौजूद एक नर्स के कान में कुछ कहा। उसने सिवेन को अचंभे से देखते हुए पूछा, बट सर, आर यू श्योर? वो इससे आगे कुछ कहती, सिवेन ने उसे डांटते हुए कहा, जल्दी करो, वी डोंट हैव टाइम। कुछ ही देर में वो लड़की एक इंजेक्शन लेकर आई और डरते डरते तन्वी को लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही तन्वी नीचे गिर पड़ी। वार्ड बॉयज ने उसे पलंग पर लिटाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। सब तन्वी के कमरे से बाहर आ चुके थे। सिवेन सामने बालकनी पर खड़ा नीचे देख रहा था। तभी वही नर्स उसके पास आई। सिवेन ने ही उसे बुलाया था। मुस्कुराते हुए चेहरे से उसने सिवेन की तरफ देखा और कहा, सर, आपने बुलाया? सिवेन, तुम ही तन्वी की परमानेंट नर्स हो ना? तुम्हारा नाम कावेरी। सिवेन, बता सकती हो वो ऐसा बिहेव क्यों करती है? पहले भी कभी किया है या आज ही? कुछ झिझकते हुए कावेरी ने कहा, सर, वो तन्वी को ह्यूमन टच से प्रॉब्लम है, खासकर मेल से। जब वो यहाँ नई नई आई थी तो गलती से कोई भी मेल डॉक्टर या वार्ड बॉय उसे छू लेता था तो वो यूं ही बिहेव करती थी। तब से डॉक्टर जैन ने उसे छूने से हर किसी को मना किया है। आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था तभी वो ऐसा कर रही थी। सिवेन को याद आया कि वो बार बार उसके हाथ पर मार भी रही थी। कुछ सोचकर सिवेन ने कहा, शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। ये सुनते ही कावेरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हैरानी से कहा, सर, शॉक ट्रीटमेंट? पर हाँ, उसे गहरा सदमा लगा है और शॉक ट्रीटमेंट उसे बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। पता नहीं अब तक क्यों नहीं दिया गया। तुम रूम रेडी करो और तन्वी को लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। सिवेन चला गया। इधर कावेरी बेचैनी से तन्वी के कमरे के बाहर घूम रही थी। कुछ देर तक यूं ही परेशान रहने के बाद उसने किसी को फोन किया और कहा, वो शॉक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। सिवेन अपने कमरे में कुछ चीजें समेट रहा था, तभी किसी ने सख्त आवाज में उसे जोर से पुकारा, डॉक्टर सिवेन। सिवेन पलटा तो सामने डॉक्टर जैन बेहद गुस्से में खड़े थे। वो गुस्से में सिवेन के पास आए और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, होते कौन हो तुम मेरी बच्ची को दर्द देने वाले? जानते कितना हो तुम तन्वी को? और इस एक दिन में ऐसा क्या पता चल गया तुम्हें तन्वी के बारे में, जो तुमने उसे शॉक ट्रीटमेंट देना तय कर लिया और एक बार मुझसे इस बारे में सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा? मैं गलत था सिवेन, जो मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा। अगर यही करना होता तो जानते हो, जब से तन्वी यहाँ आई है उसके लिए मैंने एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स को यहाँ बुलवाया, पर उनमें से कोई उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह तन्वी को बस एक पेशेंट समझकर बिजली के 2-3 झटके देकर कहानी बस 2 दिन में खत्म करना चाहते थे। उनमें से किसी ने भी उस बच्ची में इंसान नहीं देखा। ये नहीं देखा कि क्यों आखिर वो लोगों से छुपती है, क्यों दूर भागती है दुनिया से, क्यों खुद को खत्म करना चाहती है। वो सब तो पहले से ही ये फैसला करके आए थे कि तन्वी पागल है। अरे, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि ये पागल खाना नहीं है? यहाँ पर कोई भी पागल नहीं है। सब बस जिंदगी से चोट खाए हैं, जिन्हें हम जैसे लोग संभाल सकते हैं। मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा था सिवेन। तुम्हें यहाँ मैंने तुम्हारी
डिग्री या तुम्हारे इतना फेमस साइंटिस्ट होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम भी कभी वहीं खड़े थे जहां आज तन्वी है। क्या तुम एक दिन खुद को खत्म नहीं कर लेते अगर उस इंसान ने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती? बोलो सेवेन। डॉक्टर जैन की बातें सुनकर सेवेन की आंखों के सामने 4 साल पहले का वो मंजर लौट आया, जब सब कुछ बिखर चुका था और वो कुछ संभल नहीं पा रहा था। लोगों और समाज से हार कर भी इंसान जी लेता है, पर जब खुद से हारता है तो खुद को खत्म करने से ज्यादा और कुछ सोच नहीं पाता है। सिवेन भी खुद से ही हार कर एक पुल की बाउंड्री पर खड़ा था। नीचे गहरी नदी जिसमें सिर्फ मौत नजर आ रही थी। वो जानता था कि मरने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। पैर कांप रहे थे, पर गुस्सा, ग्लानि और हर पल खुद से बढ़ती हुई नफरत उसे मजबूर कर रही थी इस नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए। वो खुद को सिर्फ अपने माता पिता के माथे पर लग चुका कलंक मान चुका था। इससे आगे वो खुद की पहचान तक भूल चुका था। कांपते हुए शरीर के साथ बस उस पानी में वो कूदने ही जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मरना बहुत आसान है, मुश्किल तो किसी को जिंदगी देना है। खुद को सजा ही देना चाहते हो तो मुश्किल काम कीजिए ना। आज आपको भले खुद नफरत होगी, पर कुछ वक्त बाद जब आप यहाँ से गिरकर मर जाएंगे और आपके परिवार वाले यहाँ आएंगे, तब उनकी हालत देखकर आपको खुद पर शर्म आएगी। जब आपकी माँ आपकी लाश को देखकर जोर जोर से बिलखेंगी, तब तरस आएगा आपको खुद पर और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अभी कर सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए आपकी खुद से नफरत बड़ी है या अपनी माँ और पापा से प्यार। आप सोच लीजिए कि आपके लिए आपकी हार बड़ी है या आपके परिवार वालों के प्रति आपकी जिम्मेदारी। अगर अब भी मरना चाहते हो तो शौक से मरिए, क्योंकि अगर आपको जिसने जन्म दिया आपके लिए उससे भी बड़ी आपकी नफरत और डर है, हार है, तो आपके जिंदा रहने का कोई फायदा भी नहीं। और अगर वाकई आपके लिए वो मायने रखते हैं तो कुछ ऐसा करिए कि एक दिन लोग उन्हें आपके नाम से जाने। और मरने से बेहतर है किसी को जिंदगी देना। अगर जिंदा बच गए तो कभी किसी की जिंदगी में खुशियां देकर देखिएगा, आदत पड़ जाएगी इसकी। सिबेन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उस लड़की की बातें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस जगह वो कुछ देर पहले इतनी हिम्मत बांधकर खड़ा था, अब वहां उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसने जैसे ही नीचे नदी को गौर से देखा, वो फौरन पुल की बाउंड्री से नीचे उतर गया और आंखें बंद कर हाँफते हुए 3-4 गहरी सांसें लेकर कहा, ये क्या कर रहा था मैं। उसने फिर एक लंबी सांस ली और सामान्य होकर पीछे उस लड़की को शुक्रिया करने के लिए मुड़ा, पर वहां तो कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो आगे जाकर आसपास उसे ढूंढने लगा, पर उसे कोई नहीं मिला। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया। उसने नीचे देखा तो एक खूबसूरत सी चांदी की पैल वहां गिरी पड़ी थी। जो लड़की उससे अभी बात कर रही थी वो तो वहां से चली गई थी, पर उसकी पायल वहीं छूट गई थी। उसने पायल को हाथ में उठाया और देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, अब ये जिंदगी तुम्हारा कर्ज रहेगा मुझ पर, कभी चुकाने का मौका जरूर देना। और उसे अपनी शर्ट की जेब में रखकर जेब पर हाथ रखते हुए कहा, सारी जिंदगी तुम्हारी इस निशानी को अपने पास रखूंगा ताकि तुम्हारी कही बातें हमेशा मेरे साथ रहें। सिवेन। डॉक्टर जैन की आवाज से सिवेन का ध्यान टूटा। बताओ, तुमने किस बेसिस पर यह फैसला लिया? सर, वो मैंने उसकी केस फाइल पढ़ी थी। कागज पर लिखी सारी बातें सच नहीं होती। सिवेन, कागज पर तो कभी तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। अगर मैंने वो सब सच माना होता शायद तुम यहाँ ना खड़े होते। ये फाइल तो उन्होंने लिखी है जिन्होंने केवल सबूत देखे, हालात देखे, तन्वी को नहीं। पर मैंने देखा है अपनी तन्वी को उस हालात में टूटते हुए, बिखरते हुए, जिंदगी से हारते हुए। सिबेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस खामोशी से डॉक्टर जैन की बातें सुन रहा था। 6 महीने पहले जब मेरी बच्ची घर लौटी तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। आपकी बच्ची? सिबेन ने हैरानी से कहा। सिबेन का सवाल सुनकर डॉक्टर जैन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तन्वी मेरे छोटे भाई की बेटी है, पर मुझे तन्वी में अपनी बेटी ही नजर आती है। खून से लथपथ तन्वी चल तक नहीं पा रही थी। वो जानवर उसे इस्तेमाल करके 10 दिन बाद घर की चौखट पर फेंक गए थे, और ये कहते हुए उनकी आंखों के सामने वो दिन लौट आया। 6 महीने पहले तन्वी की शादी के बस 2 ही दिन रह गए थे। सब लोग आ चुके थे, पर तन्वी की नानी, जिन्होंने उसकी माँ के जाने के बाद अकेले उसकी परवरिश की, वो सेहत खराब होने की वजह से प्रयागराज से बनारस
अकेले नहीं आ सकती थीं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद तन्वी अपने पति के साथ वहीं जाकर उनसे मिल ले, पर तन्वी ने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगी तो तभी जब उसकी नानी यहाँ आएंगी। इसलिए उसके मंगेतर ने कहा कि वो तन्वी के साथ जाएगा उसकी नानी को लाने। तन्वी को जिंदगी से अब सारी खुशियां मिलने वाली थीं। शादी से 2 दिन पहले ही वो घर से स्टेशन जाने के लिए निकलते जाते वक्त तन्वी ने डॉक्टर जैन से आशीर्वाद लिया और चाची ने उसके हाथ पर हल्दी बांध दी। पर घर से निकलते वक्त ही हाथ में बंधी हल्दी घर की चौखट के पास ही गिर गई। तन्वी को पता भी नहीं चला। वो तो बस खुश थी जिससे उसने प्यार किया। बस 2 दिन में वो उसकी होने वाली थी, जिंदगी भर के लिए। तन्वी को घर से गए 2 दिन होने वाले थे और अगले दिन उसकी शादी थी। पर वो दोनों अब तक प्रयागराज नहीं पहुंचे थे। हर कोई परेशान था। डॉक्टर जैन ने हताश होकर दोनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तन्वी की शादी जिस दिन होनी थी उस दिन डॉक्टर जैन को पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। पूरा परिवार उस घाट के पास पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें बुलाया था। सामने कफन से ढकी एक लाश रखी थी। डॉक्टर जैन ने कांपते हाथों से कफन हटाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने तन्वी का होने वाला पति था। जिस दिन शहनाई बजनी थी उस दिन घर में अर्थी उठी। पूरे घर में मातम पसरा था और तन्वी का अब भी कुछ पता नहीं। 10 दिन होने वाले थे। शुरू में तो पुलिस ने कुछ कोशिशें की, पर पिछले 7 दिनों से पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। जैसे डॉक्टर जैन जब पुलिस स्टेशन जाते तो उन्हें घंटों वहां बैठा देते और कोई भी ऑफिसर उनसे बात करने नहीं आता। उस दिन भी डॉक्टर जैन परेशान होकर किसी को फोन लगा रहे थे। पास ही उनकी पत्नी हाथ में चाय का ट्रे लेकर खड़ी थीं। अचानक उनके हाथों से वो ट्रे नीचे गिर गया। डॉक्टर जैन ने उन्हें देखा तो वो एकटक घबराए हुए चेहरे के साथ दरवाजे को देख रही थीं, जहां से लड़खड़ाते हुए तन्वी आधे अधूरे कपड़ों में दीवार का सहारा लेकर किसी तरह चल पा रही थी। पिता समान डॉक्टर जैन अपनी बच्ची को इस हालत में देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी देविका दौड़कर तन्वी के पास पहुंची और खुद ओढ़ा हुआ शॉल झट से निकालकर उस पर डाल दिया। उनका सहारा मिलते ही तन्वी नीचे बैठ गई। उसके शरीर पर इतने घाव थे कि देविका का दिल और हाथ दोनों कांप रहे थे। उसे छूते हुए उनकी गोद में ही तन्वी बेहोश हो गई। डॉक्टर जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम बताओ सिवेन, कि अब भी तुम कहोगे कि मेरी बच्ची तुम्हारे शौक से ठीक हो जाएगी? उन्होंने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। मुझे लगता है सिवेन, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। तुम्हें शायद अब लौट जाना चाहिए। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बेटी को मैं खुद संभाल लूंगा। मैं तन्वी को जिंदगी भर ऐसे खामोश देखने के लिए तैयार हूँ, पर उसकी तड़प की चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। डॉक्टर जैन वहां से चले गए और सिवेन वहीं खड़ा तन्वी के केस की फाइल पर लिखे 131 नंबर को देखता रहा। अपने केबिन की खिड़की पर खड़ा सिवेन बाहर व्हील चेयर पर सर टिकाए बैठी तन्वी को देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था तन्वी को देखकर, क्योंकि उसने जो इंजेक्शन तन्वी को दिया था उसकी वजह से अगले 2 दिन तक तन्वी का शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। वो सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी, पर शरीर का कोई भी अंग हिला नहीं सकती थी। सिबेन उसके पास भारी कदमों से चलकर आया और पैरों के पास सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने मुश्किल से तन्वी की ओर देखा तो उसकी नजरें सिबेन को ही देख रही थीं। माफ कर दो मुझे तन्वी, तुम्हें इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दोगी ना? वादा है तुमसे, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाऊंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तन्वी। तन्वी का हाथ उसने अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारा हाथ आज थाम रहा हूँ और वादा है तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लड़खड़ाना भूल नहीं जाओगी। एक और वादा करता हूँ तुमसे तन्वी, सिर्फ आज तुम्हें छू रहा हूँ ये वादा करने के लिए। इसके बाद कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना ही किसी को लगाने दूंगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा साथ दोगी ना? तन्वी और सिवेन एक दूसरे को देखते रहे। एक नर्स आई और बोली, सर इनको ले जाना है, और वो तन्वी को वहां से ले गई।
सेबेन वहीं खड़ा तन्वी को जाते हुए देखता रहा। सेबेन की माँ खाना लेकर उसके कमरे में आई। सेबेन के पास बैठते हुए उन्होंने प्यार से सेबेन से कहा, अब तक नाराज है अपनी माँ से? नहीं माँ, सेबेन ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। तो फिर खाना खा ले। उन्होंने प्यार से एक कौर सेबेन की तरफ बढ़ाया तो सेबेन ने कहा, मुझे भूख नहीं है माँ, और खिड़की से बाहर देखने लगा। अनामिका सेबेन के पास आई और बोली, मेरा गुस्सा अब तक खाने पर उतारता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं खुद गर्ज हो गई थी शायद। ये कहते हुए उनकी आंखें छलक गईं। सेबेन कुछ भी देख सकता था पर अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, नहीं माँ, आई एम सॉरी, मैंने कल कुछ ज्यादा ही सीन क्रिएट कर दिया। आप सेल्फिश नहीं हो माँ, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। आई लव यू माँ, सच्ची तुमने मुझे माफ कर दिया। अनामिका ने आंसू पोंछते हुए कहा। सेबेन, माँ, बच्चे माँ को माफ नहीं करते, बस उनके हाथों से खाना खाते हैं। अनामिका आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, चल बैठ खिलाती हूँ, और उसे खाना खिलाने लगी। दूसरे दिन सेबेन हॉस्पिटल गया। शाम तक और पेशेंट को देखने और उनके साथ समय बिताने के बाद सेबेन तन्वी के वार्ड में गया। इंजेक्शन का असर कुछ देर पहले ही खत्म हुआ था। तन्वी अपने कमरे में बेड के कोने के पास अपने घुटने पर सर रखकर बैठी थी। सेबेन उसके कमरे की तरफ आ ही रहा था, तभी रास्ते में कावेरी उसके सामने आ गई। गुड इवनिंग सर, सेबेन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड इवनिंग। इसके बाद कावेरी वहां से जा ही रही थी कि सेबेन ने कुछ झिझकते हुए कहा, कावेरी। कावेरी पलटी और बोली, जी सर। सेबेन, थैंक यू। कावेरी, किस लिए सर? सेबेन, कल सही वक्त पर डॉक्टर जैन को यहाँ बुलाकर मुझसे इतनी बड़ी गलती करने से रोकने के लिए। कावेरी, सर वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ऐसे डॉक्टर जैन को यहाँ बुला लिया अचानक से, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से तन्वी यहाँ आई है उसकी नर्स मैं ही हूँ, उसके साथ मेरा एक अटैचमेंट हो गया है सर। सिर्फ खामोश या रोते हुए देखा है मैंने, पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मेरी सारी बातें सुन रही है और एक दिन वह खामोशी से उठकर हर बात का जवाब देगी। वो भले ही मुझसे बात ना करती हो सर, पर मैं उससे कई सारी बातें करती हूँ। आज की जिंदगी में हमारे पास सब कुछ हो जाने के बाद भी एक कमी हमेशा रहती है, हमारी हर बात सुनने वाले एक दोस्त की, और तन्वी मेरी वही दोस्त बन चुकी है। सर उसके साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती सर, पर अगर उसे दर्द होता है ना, ये जब वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है ना सर, तो मुझे तकलीफ होती है उसे देखकर। खुद की भावनाओं को संभालते हुए कावेरी ने कहा, आई एम सॉरी सर, शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। सेबेन, नहीं नहीं, इट्स ओके। तुमने जो भी कहा उससे मुझे ये तो समझ आ गया है कि अब आगे मुझे क्या करना है। वैसे तन्वी उठ गई? कावेरी, जी सर वो उठ गई, पर उसने कल से कुछ नहीं खाया है। सेबेन, क्यों? तुम्हें उसे कुछ खिला देना चाहिए था कावेरी, वो ऑलरेडी बहुत वीक है और ऐसे खाना नहीं खाएगी तो। सर मैं 2 बार खाना लेकर गई थी उसके पास, पर। सेबेन, पर क्या? कावेरी, सर वो मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। जब से उठी है वहीं एक कोने में बैठी है। मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा सा कि फिर से वायलेंट ना हो जाए। सेबेन, तुम एक काम करो, फिर से खाना भिजवा दो, 5 मिनट में मैं देखता हूँ। कावेरी, सर आप? सेबेन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, इस बार मैं संभाल लूंगा उसे। सेबेन तन्वी के कमरे की तरफ बढ़ गया और कावेरी सेबेन को जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। सेबेन तन्वी के कमरे में आया तो तन्वी को बेड के पास घुटने पर सर रखकर बैठे हुए देखा। वो धीरे धीरे उसके पास आया और धीरे से नीचे उससे थोड़ा दूर बैठ गया और बोला, रोने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। उसकी आवाज सुनकर तन्वी ने सर उठाया। उसे देखकर इससे पहले वो घबराती, सेबेन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छूऊंगा, देखो कितनी दूर बैठा हूँ, पर अगर तुम अभी शोर मचाओगी तो सारा का सारा स्टाफ यहीं आ जाएगा और फिर वो सब तुम्हें हाथ लगाएंगे, तब क्या? तब अच्छा नहीं लगेगा ना तुम्हें। सेबेन तन्वी को बिल्कुल किसी बच्चे की तरह समझा रहा था और तन्वी उसे सुनती ही जा रही थी। मैं तो यहाँ सिर्फ, कहते कहते सेबेन रुक गया। उसने मन में सोचा, अब क्या बोलूं कि किस लिए आया हूँ, क्या बोलूं कि कल से नींद नहीं आ रही है तुम्हारे बारे में सोचकर, और सुबह से 5 बार अलग अलग लोगों को देखने के लिए भेज चुका हूँ कि तुम उठी कि नहीं। नहीं, अगर ये सब बोल दिया तो कहीं आज खुद कूदने के बजाय ये मुझे ही यहाँ से नीचे ना फेंक दे। सेबेन खामोश हो गया तो तन्वी के चेहरे पर प्रश्नात्मक भाव आ गए।
वो सिबेन को ऐसे घूरने लगी जैसे ही पूछ रही हो कि आगे क्या। सिबेन को इतने में हाथ में पकड़ा आला याद आया तो उसने झट से बात घुमा दी और कहा, ये रेगुलर चेकअप, तुम्हारे रेगुलर चेकअप के लिए आया था देखो। ये सुनकर तन्वी थोड़ा पीछे हुई तो सिबेन ने कहा, अरे मैंने कहा ना नहीं छूऊंगा, मतलब नहीं छूऊंगा। कितनी टेंशन लेती हो यार तुम। अपना आला सिबेन के कान में लगाया और थोड़ा आगे बढ़कर उसने आले का अगला हिस्सा तन्वी की तरफ बढ़ाते हुए आंखों से उसे पकड़ने का इशारा किया। हैरानी से तन्वी उसे देख रही थी। एक बार और इशारा करने पर तन्वी ने संदेह के साथ उसे हाथ में ले लिया और फिर सिबेन की तरफ देखने लगी। सिबेन ने अपने हाथ से तन्वी की तरफ इशारा करते हुए आले को दिल के पास रखने को बोला, जिससे तन्वी की धड़कनें उसे साफ सुनाई दें। तन्वी ने आला दिल की तरफ बढ़ाया तो वो पहुंच नहीं रहा था। उसने फिर मासूमियत से सिबेन की तरफ देखा था। ये देखकर सिबेन पहले मुस्कुराया, फिर तन्वी की तरफ थोड़ा और आगे आ गया। अब तन्वी ने आला अपने दिल के पास रख लिया, जिससे सिबेन को उसकी धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। तन्वी हैरानी से सिबेन को ही देखे जा रही थी, क्योंकि आज तक सिबेन शायद ऐसा पहला इंसान था जिसने उसकी भावनाओं की कद्र की थी। अचानक ही सिबेन की नज़र तन्वी पर गई, जो किसी सोच में खोई उसे ही देख रही थी। पहली बार सिबेन उसे इतने पास से देख रहा था। बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनकी गहराई में कोई भी खोता चला जाए, गोरा रंग और होठों के पास एक छोटा सा तिल, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। धक 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 की आवाज से एकदम से रुक जाने से सिबेन का ध्यान टूटा तो उसने देखा तन्वी ने अपने हिस्से का आला जमीन में छोड़ दिया था। उसने आला उठाया तभी गेट पर किसी ने कहा, साहब ये खाना मंगाए थे आप, वो ले आए हैं हम, अंदर ले आओ। सिबेन ने कहा। रमा खाना अंदर ले आई और सिबेन के सामने रख दिया। तन्वी की तरफ देखते हुए उसने मुंह से कोड़ा और चली गई। सिबेन ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा, कुछ खाओगी नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगी कल की तरह, और तुम्हें पता है तुम इतनी भी हल्की नहीं हो, फिर से मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा, जो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलो फिर खाना खा लो। सिबेन ने अपने हाथ से तोड़कर एक निवाला तन्वी की तरफ बढ़ाया तो तन्वी ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। दरवाजे पर खड़ी कावेरी ने ये सब देखकर कहा, सर वो आपके हाथ से नहीं खाएगी, आप जाइए मैं उसे खिला दूंगी। सिबेन ने निवाला वापस थाली में रखा और कहा, तन्वी थोड़ी देर में मैं फिर से आऊंगा और तब तक ये खाना खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। सिबेन ने डॉक्टर जैन से माफी मांगी और तन्वी की जिम्मेदारी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो तन्वी का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ ही यूं ही दिन गुजरते गए। सिबेन रोज तन्वी को खुद नीचे लेकर आता, उससे कई बातें करता, कभी उसे अपने बचपन की बातें बताता, कभी मेडिकल कॉलेज की, कभी अपनी माँ की। वो रोज तन्वी को कोई किताब पढ़कर सुनाता, पर दिन गुजर रहे थे और तन्वी पर इन सब का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने अब तक सिबेन की किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। एक दिन सिबेन हॉस्पिटल में सीढ़ियों पर बैठा था, उसके हाथ में वही पायल थी। पायल की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है मैं जब भी कोई बहुत मुश्किल काम करने वाला होता हूँ तो तुम्हारी इस निशानी को देखकर मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है, पर इस बार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। काश मैं तुम्हें तन्वी से मिलवा पाता तो तुम मेरी तरह उसे भी जिंदगी की कीमत समझा देती, पर मुझे तो पता भी नहीं तुम हो कौन। 4 साल से अगर मेरे दिल में कोई ख्वाहिश थी तो बस एक बार तुमसे मिलने की, पर अब तो बस यही चाहता हूँ कि तन्वी ठीक हो जाए। बहुत मासूम है वो, पता नहीं ऐसा क्या करूं कि उसकी ये खामोशी टूट जाए। सिबेन ने कुछ देर बाद पायल को अपनी शर्ट की जेब में वापस रखा और नीचे आ गया। शाम का वक्त था। सिबेन हॉस्पिटल के ही कुछ बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र सामने बेंच पर बैठी तन्वी को देख लेती। वो पास ही चिड़िया के बच्चों को आकर दाना चुंगते हुए देख रही थी। अचानक सिबेन के सामने एक पंछी का बच्चा मांझे से घायल होकर गिर पड़ा। सिबेन ने झट से उसे उठाया और पानी से उसके घाव को धोकर किसी पत्ती का रस उस पर निचोड़ दिया, जिससे उसे राहत मिली। वो उसे वापस रखने ही जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने तन्वी की तरफ देखा और पंछी को अपने पास लाकर कुछ भुनभुनाते हुए कहा, देख यार मैंने तेरी मदद की है ना, अब तुझे भी मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। तू मेरी आखिरी उम्मीद है भाई, प्लीज सब संभाल लियो, और अगर तुझे थोड़ा सा भी लगे तो उसके लिए पहले से सॉरी।
इतना कहकर उसने एक बच्चे को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर बच्चे ने तन्वी की तरफ देखा और फिर तन्वी की तरफ दौड़ते हुए कहा। सेबेन के माथे पर लकीरें घिर आई थीं। बच्चा दौड़कर तन्वी के सामने से उसके पास आ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक पत्थर से ठोकर खाकर मुड़ गया और पंछी का बच्चा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। बच्चा भी गिरते गिरते संभल गया। ये देखते ही सेबेन बच्चे की तरफ दौड़ा, पर अचानक रुक गया। सामने तन्वी ने उस पंछी के बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया था और बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, आप ठीक हो ना? पहली बार तन्वी के मुंह से सेबेन ने कुछ सुना। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तो बच्चे से सिर्फ उस पंछी को तन्वी की गोद में रखकर आने को कहा था, पर यह सब अचानक हो गया। बच्चे ने जैसे ही मासूमियत से सेबेन की तरफ देखा, सेबेन ने पेड़ के पीछे छुपकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। वो बच्चा वहां से चला गया। तन्वी ने अपने हाथ में लिए उस पंछी को देखा। गिरने से उसका खून रुका हुआ फिर से बहने लगा। तुम्हें तो बहुत चोट आई है, कहते हुए तन्वी ने इधर उधर देखा। सामने ही हॉस्पिटल का बड़ा सा रसोई खाना था। तन्वी उस तरफ चली गई। उसके घाव को पानी से धोकर तन्वी रसोई घर के चबूतरे के पास आई। एक औरत बहुत सारी सब्जियां लेकर बैठी थी। तन्वी ने झिझकते हुए उससे कहा, थो थो। तन्वी ने बहुत वक्त से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए आज भी वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, थोड़ी हल्दी मिलेगी? काहे? हल्दी काहे चाहिए तुमको? उस औरत ने बोला, वो उसके घाव पर लगाना है। का करोगी? अस्पताल में खड़ी हो हिया, बहुत डॉक्टर हैं इका इलाज के खातिर, समझी? और जो हल्दी यहाँ आत है वो ई सब के लिए नहीं, बल्कि सब्जी और दाल खातिर आत है। अब चलो, बढ़िया ही इलाज करेंगी। तन्वी का चेहरा उतर गया। वो जाने के लिए मुड़ी तो पीछे सेबेन खड़ा था। सेबेन ने उस औरत को आंखें दिखाईं। वो औरत सकपका गई और तुरंत हल्दी का डब्बा ले आई। सेबेन ने उसमें से चुटकी भर हल्दी निकाली और तन्वी के हाथ में पकड़े पंछी के घावों पर लगा दिया। इसके बाद तन्वी उस पंछी को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। शाम को तन्वी अपने कमरे में ही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अमूमन यहाँ कोई कभी ऐसा नहीं करता था। तन्वी के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। सेबेन ने भी कभी नॉक नहीं किया, तो ये आज कौन था? तन्वी हैरानी से दरवाजे की ओर गई तो सामने एक 24-25 साल की औरत खड़ी थी। पतली काठी, रंग गोरा, चेहरे पर खिली हुई मुस्कान। उसने हॉस्पिटल की ही दी हुई साड़ी पहनी हुई थी और बाल चोटी में गुथे हुए थे। वो मुस्कुराते हुए तन्वी को देख रही थी। तन्वी ने हैरानी से उससे कहा, जी। उसने थोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, एक कटोरी शक्कर मिलेगी? तन्वी हैरानी और संदेह से उसे देख रही थी। उसने तन्वी को खामोश देखकर कहा, वो क्या है ना, मेरी बेटी आने वाली है तो उसके लिए खीर बनाऊंगी। तन्वी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तभी पीछे से कावेरी दौड़ते हुए आई और बोली, धरा तुम फिर अपने कमरे से आ गई, मना किया था ना तुमको, चलो यहाँ से। और अब बाहर आई तो बांध देंगे तुम्हें भी। धरा, जो कि तन्वी के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, उससे कावेरी ने कहा, धरा चलो अब अपने कमरे में, बहुत हो गया तुम्हारा। धरा हाथ बांधकर वहीं खड़ी हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। कावेरी ने फिर डांटते हुए कहा, धरा चलो। धरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे शक्कर, दूध, चावल और चूल्हा दिलाओ। मुझे अपनी बेटी के लिए खीर बनानी है ना। कावेरी को अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम ऐसे नहीं चलोगी ना। धरा, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? कावेरी चिल्लाते हुए। रमा, कामिनी, करुणा, रानी, सब आओ यहाँ जल्दी। कुछ ही देर में वहां 4 औरतें आ गईं। कावेरी, धरा को उसके रूम में पहुंचाओ। धरा उन चारों को देखकर भी नहीं डरी और कमर पर हाथ रखकर वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी, हाथ तो लगाकर दिखाओ तुम लोग मुझे। तन्वी ये सब वहीं खड़ी देख रही थी। तभी धरा के पीछे खड़ी एक मोटी तगड़ी औरत ने उसके दोनों हाथों को पीछे से जकड़ लिया। धरा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, देखो पीछे से वार करना गलत बात है, आगे से आओ तो बताती हूँ। उस औरत ने खींचते हुए कहा, चलो, यहाँ तलवारबाजी नहीं चल रही है। बड़ी आई योद्धा की नानी। मौका पाकर 2 और औरतों ने धरा की बाह पकड़ ली। तन्वी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने एक बार हिचकिचाते हुए कहा, छोड़ दीजिए उन्हें, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वहां से चुपके से निकलकर कॉरिडोर में आ गई
वो इधर उधर देखने लगी। पहले तो उसे कोई नहीं दिखा। निराशा उसके चेहरे पर घिर आई। उसने मन ही मन कहा, ऐसे तो भगवान की तरह हर जगह प्रकट हो जाते हैं। आज जब इनकी जरूरत है तब दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। यहाँ धरा उनसे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करके भी नाकाम होने के बाद खींचते और परेशान होते हुए बोली, अरे छोड़ो यार, एक बेचारी औरत को चार चार मुस्तंडियों ने पकड़ा है। एक बार हाथ छोड़ दो, फिर बताती हूँ तुम चारों को। रमा ने उसका हाथ और जोर से मरोड़ते हुए कहा, मुस्तंडी किसको बोली? धरा, तुझे बोली मुस्तंडी, अपना नाम नहीं पता क्या? रमा ने खींचते हुए उसे और जोर से पकड़ लिया। कावेरी ने नजर घुमाई तो देखा तन्वी वहां कहीं नहीं थी, पर इस वक्त उसका ध्यान धरा पर ही था। इसलिए उसने तन्वी पर ध्यान ही नहीं दिया। इधर तन्वी कॉरिडोर से निराश होकर मुड़ ही रही थी, तभी उसे सिबेन दिख गया, जो अभी अभी सामने वाले कॉरिडोर से निकला ही था। वो अपनी स्लीव्स ऊपर मोड़ता हुआ जा रहा था। तन्वी के चेहरे पर अचानक से एक मुस्कान आ गई। वो दौड़कर उसकी तरफ गई और उसकी बाह पकड़कर बोली, आप चलिए हमारे साथ जल्दी। उसे देखकर सिबेन की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, पर उससे भी ज्यादा हैरानी उसे तन्वी को उसकी बाह पकड़े हुए देखकर हो रही थी। उसने तन्वी को घूरते हुए इसी हैरानी में बोला, तन्वी। तन्वी ने फिर एक बार उसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं, जल्दी चलिए हमारे साथ ऊपर। अपने कमरे की दिशा में इशारा करते हुए और फिर सिबेन की बाह पकड़कर खुद ही उसे उस दिशा में ले जाने लगी। और सिबेन का आज हैरान होने का दिन था। वो बस एकटक तन्वी को ही देखे जा रहा था और उसके पीछे पीछे बिना सोचे समझे चला जा रहा था। कुछ दूर आकर तन्वी रुक गई। सिबेन से कहा, देखिए। सिबेन ने उसकी ही तरफ देखते देखते खोए स्वर में कहा, देख ही तो रहा हूँ। तन्वी ने सिबेन की तरफ देखा तो वो अब भी उसी को देख रहा था। हमें नहीं, उन्हें देखिए उधर। उसके इशारे का अनुसरण करते हुए सिबेन ने सामने देखा तो धरा अभी भी कावेरी और चारों औरतों से खुद को छुड़ाने की मशक्कत में लगी थी। सिबेन की तरफ पीठ होने की वजह से उनमें से कोई भी अभी तक सिबेन या तन्वी को नहीं देख पाया। तन्वी, प्लीज इन सबसे कहिए ना कि उन्हें छोड़ दे। जब कोई ऐसे पकड़ता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। प्लीज उनको छुड़वा दीजिए। सिबेन ने एक बार फिर तन्वी की तरफ देखा। वो किसी मासूम बच्चे की तरह सामने देख रही थी और फिर सामने देखा चारों औरतें धरा को छोड़ने को तैयार नहीं थीं और धरा हार मानने को। छोड़ो उसे। सिबेन की जोरदार आवाज सुनकर चारों औरतों ने एकदम से धरा को छोड़ दिया। सिबेन उनके पास आया। उसके पीछे पीछे ही तन्वी आ गई। वो सिबेन की आड़ लेकर खुद को कावेरी से छुपाना चाहती थी। शायद उसे पता था कि सिबेन के होते हुए कावेरी तो क्या, कोई भी उसे नहीं डांट सकता। सिबेन ने गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है कावेरी? मुझे तो लगा था तुम एक ब्रिलियंट नर्स और एक समझदार इंसान हो, पर तुम यहाँ खड़ी हो और ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। व्हाट इज दिस कावेरी? कावेरी, पर सर ये धरा। सिबेन ने उसे रोकते हुए कहा, लीव इट, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट, उसने धरा की ओर देखते हुए कहा। धरा, तुम रूम में जाओ अपने। धरा, पर सर ये। सिबेन, कहा ना अभी रूम में जाओ। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे कल देखेंगे। अभी रूम में जाओ, समझी? सिबेन को गुस्से में देखकर धरा को भी वहां से निकल जाना सही लगा। तन्वी ने धरा के पीछे जाने के लिए कदम उठाए तो पर उसने चुपके से एक नजर बगल में खड़े सिबेन को देखा। वो आंखों के एक कोने से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर तन्वी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली बारी रमा और उसके साथियों की थी। सिबेन की एक नजर पड़ते ही वो घबरा गईं। वो और वहां से एक एक करके निकल गईं। अब वहां बचे सिबेन और कावेरी। कावेरी ने अपनी नजरें नीची की हुई थीं। सिबेन ने उससे कहा, कावेरी देखो, मेरा तुम्हें डांटने का या हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, पर ऐसे किसी पेशेंट को डील नहीं किया जाता। ये तो तुम्हें भी पता है ना। फिर आज क्या हो गया? कावेरी ने आवाज में शिकायत भरते हुए कहा, सर वो बहुत इरिटेटिंग है। जब से आई है, दूध दो, शक्कर दो, घी दो, चावल दो, रसोई दो, बस यही लगा रखा है। 1000 बार मना करने के बाद भी बार बार अपने कमरे से निकल जाती है और यहाँ तो हद ही हो गई। हम सबसे लड़ने के लिए तैयार थी। झुंझलाते हुए उसने आगे कहा, सर परेशान कर दिया है सुबह से। सिबेन, कावेरी वो पेशेंट है और पेशेंट ऐसे ही होते हैं और यहाँ आए हर पेशेंट की एक कहानी है। कावेरी ने हैरानी से कहा, इस घी शक्कर की क्या कहानी है सर? सिबेन ने धरा के कमरे की तरफ देखते हुए कहा,
ये धरा है, धरा मालवीय। बचपन में ये मेरी दोस्त थी। बचपन से ही खाना बनाने की बहुत शौकीन और उतनी ही अच्छी शेफ। जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी तभी इसे वहाँ किसी से प्यार हो गया और कुछ वक्त बाद शादी भी। यहाँ तक तो सब ठीक था पर कावेरी। फिर क्या सर? सिवेन, टेस्ट ऑफ इंडिया स्पाइस कंपनी का नाम सुना होगा ना तुमने? कावेरी, ये नाम किसने नहीं सुना होगा सर? लगभग हर दूसरे घर में इन्हीं मसालों से तो खाना बनता है आजकल। सिबेन, तुम्हें पता है वो रेसिपी धरा की है? कावेरी ने हैरानी भरे चेहरे से कहा। सर, धरा? सिबेन, हम उसकी शादी इस कंपनी के ऑनर के बेटे से ही हुई थी। कावेरी, सर फिर धरा यहाँ कैसे पहुंच गई? सिबेन, कुछ वक्त पहले धरा माँ बनने वाली थी। चंडीगढ़ में वो अपने इन लॉज के साथ ही थी। एक दिन उसकी सास उसे रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गईं। वहां से लौटने के बाद ही वो उससे कटी कटी सी रहने लगी। धरा की माँ से मुझे पता चला कि उन्होंने कई बार धरा को ताने देते हुए इनडायरेक्टली कहा भी कि उसके बॉम्ब में एक लड़की है और इससे पहले धरा को 3 मिसकैरेज हो चुके थे। मुझे तो इसमें भी उसके ससुराल वालों का ही हाथ लग रहा है और इस बच्चे को भी अबॉर्ट कराने के लिए उन लोगों ने धरा को फोर्स किया। धरा इस बार लड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें धमकी दी कि वो इसकी रिपोर्ट कर देगी और उन गिरे हुए लोगों ने धरा को टॉर्चर करने के साथ साथ पता नहीं क्या किया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई। कावेरी, और उसका बच्चा सर? सिबेन, वो नहीं बचा कावेरी। या तो उन्होंने उसे अबॉर्ट कर दिया या फिर जैसा उन लोगों ने कहा कि धरा एक्सीडेंटली गिरी थी तो उसकी वजह से अब धरा के माँ बनने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसके दिमाग पर अपने बच्चे को खोने का असर हुआ है। कावेरी की आंखों में पानी आ गया था। इतने बड़े घर के होते हुए इतनी छोटी सोच, वो भी आज के टाइम में सर? सिबेन, यही तो हमारी गलती है कावेरी। हम हमेशा यही सोचते हैं कि छोटी सोच छोटे शहरों और छोटे घरों में रहने वालों की होती है, पर ऐसा होता नहीं है। इन सफेद दीवारों के पीछे रहने वालों के दिलों में कितनी कालिक छुपी होती है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और जहाँ तक रही वक्त की बात, तो वक्त बदलना आसान है, पर वक्त के साथ हर किसी की सोच बदल जाए ये जरूरी नहीं। और मैं दावे से कह सकता हूँ तन्वी के साथ ये सब करने वाले भी किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होंगे। एक बार ठीक हो जाने दो उसे। कावेरी, फिर उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कमरे के अंदर बैठी तन्वी को ये सब सुनाई दे रहा था। धरा की कहानी सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक गए थे। कुछ देर बाद सिवेन कावेरी को तन्वी का ख्याल रखने का बोलकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर में तन्वी धरा के कमरे में आई। वो एक कोने में उदास सी बैठी थी। तन्वी उसके पास आई और बोली, हम यहाँ बैठ जाएं। धरा ने उसे देखा और बोला, अरे तुम? हाँ बैठो ना, तुम ही थी ना जिसने सिबेन सर को बुलाकर मुझे उन मुस्तंडियों से छुड़वाया था। उसकी बात सुनकर तन्वी को हंसी आ गई। धरा, हंस क्यों रही हो? तन्वी, ये मुस्तंडी क्या होता है? धरा, हाँ तुम्हें मुस्तंडी नहीं पता? कोई बात नहीं, कल मैं फिर से उनसे लड़ूंगी ना, तब तुम देख लेना वही होता है मुस्तंडी। सिबेन धरा के कमरे के पास से गुजरा तो तन्वी को वहां देखकर बाहर ही रुक गया। तन्वी ने धरा की ओर देखते हुए कहा, आपको लड़ना बहुत पसंद है क्या? धरा तन्वी की बात सुनकर उदास होते हुए बोली, नहीं यार, पर मैं अपनी बेटी के लिए सबसे लड़ सकती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे उसके लिए सबसे लड़ना पड़ ही क्यों रहा है। पहले उन लोगों से और अब यहाँ भी कोई मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं करने दे रहा। धरा की उदासी देखकर तन्वी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा कब आ रही है आपकी बेटी? धरा, डॉक्टर ने तो बोला था कि वो 4 महीने की हो गई है। तो इस हिसाब से उंगलियों पर गिनते हुए उसने कहा, हाँ पूरे 5 महीने बाद आएगी मेरी बेटी। तन्वी, अरे बाप रे, 5 महीने? तो फिर आप अगर अभी से खीर बना लोगे तो आपकी बेटी के आने तक तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी ना। धरा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जानती हो, उस दिन भी मैं खीर ही तो बना रही थी। शायद मेरी बेटी का मन था इसलिए तो मुझे भी खीर खाने का मन हो रहा था और पता नहीं किसने कुछ भारी सा मेरे सर पर कस के मारा, मुझे खीर ही नहीं बनाने दी। धरा फिर से उदास ना हो जाए इसलिए तन्वी ने कहा, कोई बात नहीं, जब आपकी बेटी आ जाए ना तब आप हम सबके लिए खीर बनाइएगा, बनाएंगी ना? धरा ने तन्वी की ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, पक्का। सिबेन बाहर खड़ा ये सब देखकर खुद से ही कहने लगा, मुझे तो लगा था कि तुम जीना छोड़ चुकी हो, पर अभी भी तुम्हें लोगों को जीने की उम्मीद देना आता है। माना झूठी उम्मीद देना गलत है,
पर जिस उम्मीद पर कोई अपनी जिंदगी फिर से जीने को तैयार हो जाए, वो गलत नहीं हो सकती। तन्वी, तो फिर कल से किसी से मत लड़िएगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, नहीं तो हमें डांट पड़ेगी। तन्वी कमरे से निकलकर बाहर आई तो सिबेन कमरे के दरवाजे पर ही मिल गया। वो उसके बगल से निकलकर जा ही रही थी, तभी सिबेन ने कहा, तन्वी। तन्वी वहीं रुक गई। उसने नजर उठाकर सिबेन को देखा। सिबेन, एक बात बताओगी? तन्वी ने कुछ कहा नहीं। सिबेन ने फिर भी अपनी बात कही, इतने लोगों में तुमने मुझे ही वहां क्यों बुलाया? उस वक्त मेरे अलावा भी तो वहां से और लोग गुजरे होंगे ना। तन्वी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हमें पता नहीं क्यों, पर वो सब देखकर हमें आपका ही ख्याल आया, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ आप मिले, जिन्हें लोगों की बीमारी की नहीं बल्कि उनकी भावनाओं की भी फिक्र है। और इतना तो हमें आपके बारे में इतना ही समझ आया है कि आप किसी को दर्द में नहीं देख सकते। सिबेन को अपनी तरफ ध्यान से देखते हुए उसने कहा, अब हम जाएं, नहीं तो कावेरी दीदी डांटेंगी हमें। सिबेन ने हाँ में सिर हिलाया। जाती हुई तन्वी को सिबेन तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। रात बहुत हो चुकी थी। तन्वी अपने कमरे में आज अपने हाथों से अपना बेड लगा रही थी। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। तन्वी के हाथ एकदम से रुक गए, चेहरा सफेद पड़ गया, पैर कपकपाने लगे। वो अपनी जगह स्तब्ध खड़ी हो गई। उसके कमरे में किसी के कदमों की धीरे धीरे चलने की आवाज जाने लगी, जो उसके पास आती ही जा रही थी। थोड़ी देर में वो आवाज रुक गई। तन्वी की पूरी बॉडी कांप रही थी। आंखों में भर आए आंसू भी कपकपाहट की वजह से ठीक से छलकते वक्त कांप से रहे थे। एक पल बाद किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे जोर से दबाया और कहा, कैसी हो तन्वी? सुना है आजकल जीना सीख रही हो। इतनी जल्दी मुझे भूल गई तुम। मुझे तो लगा था कि जाने से पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, उसके बाद अभी तक खुद को खत्म कर चुकी होगी, पर तुम तो बोलने भी लगी। आवाज ने भयंकर रूप लेते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? फिर से जीना चाहती हो? बहुत हिम्मत आ गई। चलो आज तुम्हारी हिम्मत का एक टेस्ट लेता हूँ फिर से।